हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सीए वीरेंद्र कुमार गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं IAS 2 ऑन इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या जो भी FMCG प्रोडक्ट्स में डील करती हैं उनके यहाँ इन्वेंट्री ज़रूर होती है और इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आप IAS 2 के बारे में आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन का वो भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स के, CA, ACCA सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सभी को बेनिफिट पहुँचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज होती क्या है? ये जो स्टैंडर्ड है ये सबसे पुराना स्टैंडर्ड है, 2003 में ये आया था। Define inventories as assets held by an enterprise for sale in the ordinary course of business, so no occasionally sale, finished good or stock in trade। तो जो ये इन्वेंट्री है वो एक एंटरप्राइज द्वारा हेल्ड की जानी चाहिए। किस पर्पस के लिए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि कोई साल में कोई गाड़ी बेच दी है या कोई पुरानी मशीन बेच दी तो उसको हम इन्वेंट्री कहेंगे, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए आपको इन्वेंट्री हेल्ड करनी है। दूसरा, इन्वेंट्री जो कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच ए सेल, उस सेल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनके पास रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको वो प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड बनता है। तो मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट जो था प्रोसेस में था लेकिन ईयर एंड हो गया, तो जो ईयर एंड है हम उस ईयर एंड पर उसे ना तो रॉ मटेरियल दिखा सकते हैं ना फिनिश गुड, तो हमें उसको वर्क इन प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है। Third, in the form of raw material or supplies to be consumed in the production, manufacturing process or in rendering of services। तो या तो रॉ मटेरियल हो या कोई सप्लाईज हो जो हम कंज्यूम करते हैं, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या फिर कोई हम सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स क्लाइंट को, उस प्रोसेस में उन रॉ मटेरियल या सप्लाईज का यूज किया जाता है, तो वो इन्वेंट्री होता है और ये सब ऑर्डिनरी कोर्स में होना चाहिए। अब इन्वेंट्री के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मर्केंडाइज ग्रोसरी आइटम्स, प्रोडक्शन सप्लाईज पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, मटेरियल स्टील, आयरन, ये सब रॉ मटेरियल होता है। वर्क इन प्रोग्रेस जैसा कि मैंने बताया, सेमी फिनिश गुड जो कि प्रोसेस में था और ईयर एंड पर हम ना तो उसको रॉ मटेरियल बोल सकते ना ही फिनिश गुड। और फिनिश गुड जो कि माल तैयार है और कभी भी बिक सकता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं इन्वेंट्री के। अब कॉस्ट का डिस्कशन करते हैं। जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मेजरमेंट कैसे करेंगे? बेसिक मेजरमेंट जो रूल है इन्वेंट्री का वो है, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कुछ और भी तरीके हैं, मैं वो आगे डिस्कस करूंगा। जो बेसिक रूल है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ परचेस, जितने में आपने परचेस किया उसके साथ कोई फ्रेट लगा प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, यानी जिनका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, वो टैक्सेस हम इसमें ऐड कर देते हैं, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो वो माइनस होगा, माइनस रिफंडेबल टैक्सेस, यानी जिन टैक्सेस का आपको इनपुट मिल जाता है वो आप कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन डायरेक्टली रिलेटेड लाइक लेबर, मटेरियल, ओवरहेड टेकन ऑन एक्चुअल बेसिस। तो जितने भी कन्वर्जन, कोई आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको कन्वर्ट करते हैं, कोई प्रोसेस चलता है, उसमें जितना भी लेबर, रॉ मटेरियल, ओवरहेड लगा वो एक्चुअल बेसिस में उसमें ऐड हो जाएगा। प्लस अदर कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन दोनों के अलावा जितने भी और खर्चे हैं जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और जो जिस कंडीशन में वो बिकेगी उस कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट, जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो एक्चुअल बेसिस पर और फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं वो एलोकेटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी एक्सेप्ट व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल। तो वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल बेसिस पे ही होगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड जो एलोकेट होंगे कॉस्ट में ऐड होने के लिए वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे होंगे, एक्सेप्ट जब एक्चुअल प्रोडक्शन मोर देन नॉर्मल हो। तो मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन की है एक महीने में और आपका 1 लाख रुपए का ओवरहेड लगता है जो कि फिक्स्ड है, तो 1 रुपया पर यूनिट आप कॉस्ट में ऐड कर देंगे पर यूनिट में। लेकिन मान लीजिए कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 2 लाख यूनिट है, तो आप 1 लाख कॉस्ट को 2 लाख नंबर ऑफ यूनिट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उससे डिवाइड करेंगे और हर यूनिट में सिर्फ 50 पैसे ऐड करेंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉस्ट में हमें इंक्लूड नहीं करना है या एक्सक्लूड करना है। एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ लेबर मटेरियल, ये हमें कॉस्ट में ऐड नहीं करना है क्योंकि एबनॉर्मल है, इसको हम डायरेक्टली P&L में ले जाएंगे। स्टोरेज कॉस्ट, कोई भी हमारी स्टोरेज कॉस्ट होगी वो भी P&L में जाएगी, लेकिन वो स्टोरेज कॉस्ट हम कॉस्ट में ऐड करेंगे जो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है, यानी जब तक वो फिनिश गुड नहीं बनती उससे पहले कोई स्टोरेज हमें नेसेसरी है। जैसे मान लीजिए कुछ इंडस्ट्री कॉर्न और पीस बनाती हैं, तो पीस खरीदकर वो मटर के दाने या कॉर्न को हमें स्टोर करना पड़ता है, तो वो जो प्रोडक्शन से पहले की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कॉस्ट में ऐड होगी, लेकिन प्रोडक्शन जो फिनिश गुड बनने के बाद जो स्टोरेज कॉस्ट है वो P&L में जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मान लीजिए आपके ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, वॉचमैन, वेयर हाउस रेंट है, ये सब एडमिन ओवरहेड होते हैं और इनको कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता, ये P&L में जाते हैं। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट, जो गुड्स को बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट होती है उसको भी ऐड नहीं करते, बोरोइंग कॉस्ट को ऐड नहीं करते, और यदि आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिला है तो उसको भी हम ऐड या रिड्यूस नहीं करते कॉस्ट से, वो सीधा P&L में जाता है। जो कॉस्ट और NRV रूल था उसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक तो प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा इसको NRV पे मानते हैं, और दूसरा जो है जो कमोडिटी डीलर और ब्रोकर होते हैं वो हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर अपनी इन्वेंट्री को शो करते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, किसमें? बेसिक रूल जो है कॉस्ट और NRV में, इसमें एक्सेप्शन है ये दो पॉइंट। अब कुछ आइटम जो है इन्वेंट्री IAS जो 2 है उसके आउट ऑफ स्कोप है। पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि IAS 32, IAS 7 और IFRS 9 लगता है उनके ऊपर, तो उनकी जो कैलकुलेशन है वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी। और दूसरा है बायोलॉजिकल एसेट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिनकी कैलकुलेशन IAS 41 एग्रीकल्चर के हिसाब से होती है। पैकिंग मटेरियल, अब जब भी इन्वेंट्री की बात आती है तो पैकिंग मटेरियल की बात जरूर होगी। तो इसमें भी दो तरह के पैकिंग मटेरियल होते हैं, एक प्राइमरी पैकिंग और एक सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है उसको हमें कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। जैसे आप टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो टूथपेस्ट की जो वो आयरन की जो ट्यूब होती है वो कॉस्ट में ऐड होगी क्योंकि वो प्राइमरी पैकेजिंग है, लेकिन उसके ऊपर जो गत्ते का कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग है, तो वो इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगी, वो P&L में जाएगी। डेफर्ड पेमेंट इन्वेंट्री, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने इन्वेंट्री आज खरीद ली लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो 2-3 साल में हमें करनी है, हर साल या हर 6 महीने में EMI जाएगी उसकी इंस्टॉलमेंट। तो उसमें क्या होता है, पे लेटर वाली सिचुएशन हो जाती है, और जितनी भी हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं उसमें एक इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है जो हिडन होता है, यानी जो भी आपको माल बेच रहा है उसने अपना इंटरेस्ट पार्ट उसमें ऐड कर लिया होगा, तभी तो वो आपसे 2 साल में पेमेंट ले रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट पार्ट है हमें निकालना है और वो P&L में लेके जाना है, और इन्वेंट्री कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे हमें रिकॉर्ड करनी है। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, लेकिन उसकी पेमेंट आपको अगले 3 साल में करनी है, यानी 33,000 पहले साल, 33,000 दूसरे साल, 33,000 तीसरे साल। तो इसमें हमें ये पता है कि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होगी, क्योंकि कोई भी सप्लायर आपको 3 साल का क्रेडिट पीरियड नहीं देगा जब तक कि वो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड ना कर ले। तो हमें क्या करना है, एक मार्केट इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है उससे ये 33,000 की जो पेमेंट है उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है, और जो हर साल आप इंटरेस्ट पे करेंगे एक्स्ट्रा वो आपको P&L में लेके जाना है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन परचेज कॉस्ट एंड कैश प्राइस इज इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर टू P&L। अब जॉइंट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी हम कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें एक मेन प्रोडक्ट आ सकता है या 2 मेन प्रोडक्ट आ सकते हैं, कुछ स्क्रैप आता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। जैसे इनपुट डाला, प्रोसेस किया, तो आउटपुट में या तो एक ही मेन प्रोडक्ट होगा या 2 मेन प्रोडक्ट होंगे, या बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है और स्क्रैप भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे जो है 1-2-3 मेन प्रोडक्ट निकलते हैं और बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप सब कुछ निकलता है। तो मेन प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, वैसलीन और भी जो छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट वो भी निकलते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है? इफ बाय प्रोडक्ट इज मटेरियल देन रिकॉर्ड सेपरेट। तो यदि बाय प्रोडक्ट जो निकला है उसकी वैल्यू भी मटेरियल है, तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, जो मेन प्रोडक्ट उस प्रोसेस में से निकला वो 60 रुपए का है और जो बाय प्रोडक्ट निकला वो 40 का, तो इसे आप मानेंगे कि ये एक तरह से मटेरियल है। तो आप इन दोनों को 60 और 40 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे सेपरेट। इफ बाय प्रोडक्ट इज इमटेरियल देन रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट।
एनआरवी क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आप समझ लीजिए कि यदि बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है, तो मान लीजिए ये 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 50 पैसे का बाय प्रोडक्ट निकला जो कि इमटेरियल है, तो हम उसे एनआरवी निकाल के उसको एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर देंगे, यानी वो बाय प्रोडक्ट बिक जाएगा और उसकी कॉस्ट जो उसका सेलिंग प्राइस है या एनआरवी है वो एक्चुअल जो कॉस्ट हो रही है उसमें से माइनस हो जाएगी। अब तीसरा होता है कि स्क्रैप, तो स्क्रैप वैल्यू जो बेचेंगे उसका जो अमाउंट आएगा वो भी हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस कर देंगे। अब हम बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन देखते हैं कि वैल्यूएशन के बेसिक्स क्या हैं। तो फिनिश गुड या स्टॉक इन ट्रेड यदि होगा तो कॉस्ट या एनआरवी जो भी लोअर होगा उसके ऊपर हम वैल्यूएशन करेंगे। अगर वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो वो भी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तीसरा, रॉ मटेरियल यदि है तो उसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है फिनिश गुड पर। यदि फिनिश गुड जो है वैल्यूड करते हैं कॉस्ट पर, तो रॉ मटेरियल भी वैल्यू होगा कॉस्ट पर, जितने में खरीदा उतने पे वैल्यूएशन होगा। लेकिन यदि फिनिश गुड हमने एनआरवी पे वैल्यू किया, यानी कि फिनिश गुड की कॉस्ट ज्यादा थी और एनआरवी कम है, तो रॉ मटेरियल हमें वैल्यू करना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। तो मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा था 100 रुपए का, 100 रुपए पर केजी, लेकिन फिनिश गुड की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है या एक्चुअल प्राइस होता है वो 200 रुपए होता है, लेकिन आज की डेट में उसकी एनआरवी 150 रुपए रह गई है। तो अगर एनआरवी 150 हो गई है तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल है वो भी मार्केट में सस्ता मिल रहा होगा। तो रॉ मटेरियल हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी आज की डेट में वो मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल है उस पर मेजर करना है। चौथी इन्वेंट्री होती है कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री। मान लीजिए कोका कोला ने आपको ऑर्डर दिया और आपने कोका कोला नाम की टी शर्ट छाप दी और टी शर्ट्स पे कोका कोला लिखा हुआ है, यानी कि कोका कोला ही सिर्फ एक कस्टमर है और कोई उस टी शर्ट को नहीं खरीदेगा। तो ये कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री है। तो ये अगर कोका कोला या कोई भी कंपनी जो स्पेसिफिक ऑर्डर जिसका है वो फाइनेंशियली फिट है, यानी वो खरीद लेगा हमसे, तो हम उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर। यदि हमें पता है कि वो जो कस्टमर जिसके लिए हमने माल बनाया था वो लिक्विडिटी क्राइसिस में है और हो सकता है कि वो हमसे माल ना खरीद पाए, तो उस इन्वेंट्री को हम 0 पे वैल्यू करेंगे क्योंकि कोई भी और कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। पांचवा, वैल्यूएशन ऑफ एम्प्टी बॉटल। अब एम्प्टी बॉटल होता है जो पैकेजिंग का पार्ट होता है, तो उसको भी हम इन्वेंट्री मानते हैं, लेकिन उसका वैल्यूएशन नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं, जैसे 1 रुपया या 10 रुपए, कोई भी नॉमिनल वैल्यू बुक्स में हमें उसे रखना है तो हमें उसकी नॉमिनल वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यूएशन ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप होता है हमारी कंपनी में फैक्ट्री में, उसको एनआरवी पे वैल्यू किया जाता है और उसे इनकम ट्रीट करके P&L में ले लिया जाता है। इन्वेंट्री अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो हमने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आज सप्लाई नहीं करेंगे लेकिन 3 महीने बाद करेंगे, तो आज जो हम उसकी कॉस्ट है उस पर या जो 3 महीने का प्राइस है फॉरवर्ड प्राइस, यानी 3 महीने बाद वो कस्टमर हमसे कितने में खरीदेगा, उन दोनों में जो लोअर प्राइस होगा उसके ऊपर हम उसको वैल्यू करेंगे। इन्वेंट्री आउट ऑफ यूज और नॉन मूविंग एंट्री, हर कंपनी में कुछ ऐसी इन्वेंट्री होती है या तो जो आउट ऑफ यूज हो चुकी है, कोई उसे नहीं खरीद रहा है, या नॉन मूविंग है, कोई भी उसे नहीं खरीद रहे हैं या बहुत कम बिक रही है, तो उसको वैल्यू किया जाएगा एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा है जो भी मैं समझा रहा हूं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब कुछ नोट्स देखते हैं। कॉस्ट और एनआरवी ऑफ ईच आइटम शैल बी कंसिडर्ड सेपरेटली एक्सेप्ट व्हेन इन्वेंट्री इज सिमिलर और इंटरचेंजेबल, फॉर एग्जांपल चॉकलेट टॉफी। तो कॉस्ट और एनआरवी हम ईच आइटम की सेपरेट कंसिडर करेंगे जब तक वो जो इन्वेंट्री की आइटम्स है वो सारी एक जैसी ना हो या इंटरचेंजेबल हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, BMW की गाड़ी है, तो वो हमें पता है सेपरेट रिकॉग्नाइज हो सकती है, तो उस BMW गाड़ी की जो कॉस्ट है और एनआरवी अलग अलग हमें निकालनी है और तब देखना है कि कौन सी लोअर है। लेकिन मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, किटकैट बना रही है, चॉकलेट कैडबरी बना रही है, वो सब एक जैसी चॉकलेट्स होती हैं, तो उन सबका इकट्ठा करके हम उनकी कॉस्ट और एनआरवी निकालेंगे और जो भी लोअर होगा उस पर दिखाएंगे। सेकेंड पॉइंट, एनआरवी इज कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। एनआरवी हम कब कैलकुलेट करते हैं, या तो फिजिकल डैमेज हो गया हो इन्वेंट्री को, या इन्वेंट्री स्लो मूविंग हो, बहुत कम बिक रही है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, या जो उसका सेलिंग प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इन 4 कंडीशन में हम एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है और नॉर्मल कंडीशन है तो एनआरवी हमेशा ज्यादा ही होगी, तो आप हमेशा कॉस्ट में मेजर करेंगे। लेकिन इन चारों में से कोई भी कंडीशन है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी एनआरवी कॉस्ट से नीचे है, तो आपको एनआरवी कैलकुलेट करनी है। अब वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो
कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उस WIP का जो फिनिश गुड बनने वाला है उतना ही क्वांटिटी का, तो हम उसका सेलिंग प्राइस ले लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। उसमें से सेलिंग प्राइस में से जितनी हमारी सेलिंग कॉस्ट है, यानी उस प्रोडक्ट को सेल करने में कितना पर यूनिट खर्चा आता है सेलिंग कॉस्ट, वो उसमें से माइनस कर देंगे। और उसमें से जिस कंडीशन में WIP अभी है और वहां से फिनिश गुड बनने में कितना और खर्चा आना है वो भी उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो NRV आ जाएगी, वो WIP की NRV आ जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसमें कुछ कॉस्ट फॉर्मूला दिए हुए हैं जिनका हम यूज करके इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं। जैसे सेम इन्वेंट्री है और हम अलग अलग टाइम पे बाय करते हैं, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई कंपनी है टोमेटो प्यूरी बनाती है, तो आज की डेट में मैंने 100 रुपए किलो टोमेटो खरीदे, कल मैंने 50 रुपए किलो टमाटर खरीदे, उसके अगले दिन मैंने 40 रुपए, तो हर रोज हम टमाटर खरीद रहे हैं लेकिन उनका जो प्राइस है हर रोज अलग अलग है। तो कैसे होगा इसका प्राइस? तो इसका सबसे पहले एक क्वेश्चन जानना पड़ेगा हमें, आर द इन्वेंट्रीज नॉट इंटरचेंजेबल? जो इन्वेंट्रीज है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, जैसे कोई BMW का एग्जांपल लिया तो वो इंटरचेंजेबल नहीं है। आर द गुड्स और स्पेसिफिक सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? तो जो गुड्स या सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिमिलर नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन यस हो जाती हैं तो हमें स्पेसिफिक कॉस्ट पे उसको करना है। जैसे वो गाड़ी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, तो वो गोल्ड चेन, गोल्ड सेट वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं और वो इंटरचेंजेबल नहीं होते। तो हमें उन सब की एक एक आइटम की अलग अलग कॉस्ट निकालनी है, स्पेसिफिक कॉस्ट। यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नो हो जाती है, यानी कि जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल है या गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस की है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, तो हम कॉस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। और चार कॉस्ट फॉर्मूला है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक नॉन हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आता है वेटेड एवरेज और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपने जो इन्वेंट्री फर्स्ट आई थी वो फर्स्ट आउट होगी और जो बाद में आई थी और जो बची है हम मानेंगे कि जो बाद में हमने खरीदी थी वो इन्वेंट्री बची है, अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हैं। यदि आप वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं तो सिंपल है कि पूरे साल में जितना आपने टोटल अमाउंट का माल खरीदा डिवाइड बाय टोटल जितनी क्वांटिटी खरीदी, उसका जो रेट आएगा डिवाइड करके वो आपका वेटेड एवरेज रेट आएगा और उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग करेंगे। नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यूज द सेम फॉर्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्री विद सिमिलर नेचर एंड यूज। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जितनी भी इन्वेंट्री सिमिलर नेचर और जिसका सेम यूज है उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि BMW गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है और तीसरी गाड़ी है और तीनों के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करें। तो जितनी भी इन्वेंट्री सिमिलर नेचर और यूज है उनके लिए एक ही मेथड आपको अडॉप्ट करना है, या तो FIFO या वेटेड या नॉन हिस्टोरिकल। और जो IS2 है वो LIFO मेथड परमिट नहीं करता, US गैप में ये परमिटेड है लेकिन IS2 में LIFO परमिटेड नहीं है। अब हम नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं, वो कौन यूज कर सकता है। ये उनके लिए है जिनको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे जहां पर बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल आइटम प्रोड्यूस होती है और जो उसकी कॉस्ट है वो डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना। इसकी दो टेक्निक होती हैं। पहला, वो लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट एक फॉलो करते हैं, जो कॉस्टिंग में हम करते हैं वो अपनी सारी लार्ज क्वांटिटी जो स्मॉल आइटम्स की है उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड होती है रिटेलर्स के लिए, जहां पर बहुत लार्ज टर्नओवर होती है इन्वेंट्री की और जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सिमिलर होता है, जैसे 5-6%। रिटेलर जो होते हैं उनका मार्जिन 5 से 10% होता है, तो वहां पर ये रिटेल मेथड यूज किया जा सकता है। और इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? जो कॉस्ट होगी वो होगी सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। तो जो भी अमाउंट आएगा वो कॉस्ट होगी और उसी पर सारी वैल्यूएशन होगी। तो हमने ये सारी मेथड्स देख ली, आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री देखते हैं कि NRV क्या होती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। जैसे सेलिंग कॉस्ट कमीशन हो गया, ब्रोकरेज, लीगल चार्जेस। तो मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपका जो बिल्डिंग्स हैं यानी फ्लोर हैं वो आपकी इन्वेंट्री है,
तो आपका जो एनआरवी वो क्या कैसे निकलेगा, जितना सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का उसका सेलिंग प्राइस है और अभी भी आपको 2-4 लाख रुपए का उसमें काम कराना बाकी है, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1 करोड़ माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी 4 लाख रुपए और माइनस आप जब भी इसको बेचेंगे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी आपको 2 लाख रुपए। तो जो एनआरवी हुई वो 1 करोड़ माइनस 4 लाख माइनस 2 लाख ब्रोकरेज यानी 94 लाख पर आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट राइट डाउन द इन्वेंट्री, तो एनआरवी जब भी कॉस्ट से कम होगी तो हमें वो इन्वेंट्री कम वैल्यू पे दिखानी है और जो डिफरेंस है उसे खर्चे में डाल देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यू टू एनआरवी वैल्यूएशन इज एन एक्सेप्शनल आइटम डेबिट टू पी&एल, तो जब भी हम एनआरवी कॉस्ट से कम होगी वो एक्सेप्शनल मानी जाएगी और हम सीधा उसे पी&एल में लेके जाएंगे, ना कि उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे। एनआरवी मस्ट बी रीअसेस्ड एट ईच बैलेंस शीट, हर साल जब भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी तब आपको एनआरवी रीअसेस करनी है और जो भी डिफरेंस है उसे पी&एल में ले जाना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने पहले साल जब एनआरवी निकाली तो आपकी इंक्रीज कर गई, दूसरे साल डिक्रीज कर गई, तो जब भी ऐसा होगा तो इफ एनआरवी इंक्रीजेस देन रिवर्सल कैन बी मेड बट इट कांट एक्सीड एक्चुअल कॉस्ट, जो डिफरेंस है वो पी&एल में क्रेडिट हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मार्च 21 की जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे तो आपकी जो कॉस्ट थी वो 50,000 थी और एनआरवी 35,000 रह गई, तो वैल्यूएशन जो बुक्स में होगा 35,000 पे और जो 15,000 का लॉस हुआ वो हम पी&एल में लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब दूसरे साल मार्च 22 में फिर से कॉस्ट तो 50,000 की थी उस इन्वेंट्री की, लेकिन एनआरवी 30,000 रह गई और घट गई, तो हमारी बुक्स में वैल्यूएशन पहले ही 35 पे था, तो इस साल 30 पे करेंगे तो जो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस है वो फिर से पी&एल में डेबिट हो जाएगा। अब तीसरा साल आया मार्च 23, कॉस्ट 50,000 रही, एनआरवी बढ़ गई 30,000 से 45,000 हो गई, तो जो 45,000 का वैल्यूएशन पे हम बुक्स में इन्वेंट्री दिखाएंगे, जो 15,000 का प्रॉफिट हुआ इस साल कंपेयर टू मार्च 22, ये 15,000 रुपए हम पी&एल में लेके जाएंगे, क्योंकि जो पहले लॉस हुआ था वो हम 15,000 पी&एल में ही डेबिट किया था। अब चौथा केस मार्च 24 में क्या हुआ कि कॉस्ट 50,000 ही है, लेकिन उस प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की इतनी डिमांड बढ़ गई कि उसकी एनआरवी 60,000 हो गई आज की डेट में, तो बुक्स में हम वैल्यूएशन, हमारा रूल क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, तो हम 60,000 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट 50 है, तो हमें बुक्स में वैल्यूएशन 50,000 दिखाना है और 45,000 की पिछले साल थी, तो इस बार जब बुक्स में 50,000 हुई तो सिर्फ 5,000 रुपए हम पी&एल में प्रॉफिट मानेंगे, ना कि 15,000, क्योंकि बुक्स में जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब IS2 इन्वेंट्री में कुछ डिस्क्लोजर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है कि कॉस्ट फॉर्मुलेशन के लिए आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करनी है एज पर योर इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, जैसे जनरल क्लासिफिकेशन होता है फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स। थर्ड, द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड। कोई भी इन्वेंट्री को यानी आपने राइट डाउन किया है, जैसे एनआरवी कम हो गई थी, वो एक्सपेंस आपको दिखाना है कि कितना आपने किया है। कोई भी इन्वेंट्री जो आपने प्लेज की हुई है, तो यदि आप बिल्डिंग वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं या प्लेज करते हैं लोन के अगेंस्ट, उसे मोर्टगेज बोला जाता है, और जो मूविंग जो एसेट्स करते हैं उसे प्लेज कहा जाता है। तो जितनी भी इन्वेंट्री आपने प्लेज की है वो अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इन्वेंट्री की नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है वो भी आपको अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ती है, और कुछ अलग अलग छोटे से डिस्क्लोजर हैं जो आपको और दिखाने पड़ते हैं। अब मैं आपको सैंपल फाइनेंशियल दिखाता हूं एक कंपनी के, रिलायंस इंडस्ट्री के, वहां पर इन्वेंट्री का कैसे कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा होता है, आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑब्सोलेंस if any, except in case of byproducts which are valued at NRV. Cost of inventories comprises of cost of purchase, cost of conversion and other costs, जो कि मैंने डिस्कस किया था, including manufacturing overhead, net of recoverable taxes incurred in the bringing them to their respective present location and condition। तो जो हमने IS2 में पढ़ा है वही पॉलिसी में लिखा हुआ है। Cost of finished good, work in progress, raw material, chemical, store and spare, packing material, trading and other product are determined on weighted average basis। तो इन्होंने जो मेथड दी है वो वेटेड एवरेज दी है, इन्होंने फीफो मेथड यूज नहीं की। अब देखिए कैसे इसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होता है। इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग मटेरियल इन ट्रांजिट, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट। तो ये सारा इन्होंने यहां डिस्क्लोज कर दिया है इन्वेंट्री को। इसके बाद हम देखते हैं
इन्वेंट्री में ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री थी, फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड इतनी, वर्क इन प्रोग्रेस इतना और क्लोजिंग इतनी है, तो ड्यूरिंग द ईयर इतना चेंज आया। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी IFRS और IAS पे वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।